हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके ग्रे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 9 तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 17। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पृष्ठ तनाव और इसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो आइए हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में समझते हैं। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इन सारी चीजों को क्लियर। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का जो क्लास है वो द्रव के सतह के बारे में हम लोग को पढ़ना है, पूरे द्रव के बारे में नहीं पढ़ना है। मतलब जो द्रव है उसके पृष्ठ के बारे में पढ़ना है, क्लियर। यानी कि द्रव का जो पृष्ठ होता है वो द्रव के अंदर वाले गुण से बिल्कुल पृष्ठ की जो गुण होती है वह डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। मतलब किसी द्रव का जो पृष्ठ की प्रॉपर्टी है, पृष्ठ की जो गुण है वह पूरे द्रव के गुण से डिफरेंट होता है। हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट होता है। और क्या है पृष्ठ तनाव, आइए यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यहां पर पृष्ठ तनाव को डेफिनेशन लिखा हुआ है, किसी स्थिर द्रव का मुक्त पृष्ठ का व्यवहार तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली के व्यवहार के समान होता है। तनी हुई झिल्ली में इसके पृष्ठ के समानांतर प्रत्येक दिशा में तनाव रहता है जो पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति रखता है। द्रव के इस गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो ये लंबा चौड़ा आपका डेफिनेशन है, इसे घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोग बारी बारी से यहां समझते हैं। यानी कि जो आपका स्थिर द्रव है उसका मुक्त पृष्ठ, तो सबसे पहले हम लोग यहां समझते हैं मुक्त पृष्ठ क्या होता है। जैसे मान लीजिए वेसल में ये आपका कोई द्रव रखा हुआ है, तो द्रव का वह पृष्ठ जो वायु अथवा निर्वात के संपर्क में होता है वैसे पृष्ठ को मुक्त पृष्ठ कहा जाता है। जैसे ये वाला जो पृष्ठ है, ऊपर वाला देखना, ये वाला जो पृष्ठ है ऊपर क्या है, वायु है। तो ये जो पृष्ठ है ये वायु के संपर्क में है, लेकिन ये द्रव का ये सब पृष्ठ जो है वो वेसल के पृष्ठ के संपर्क में है, तो ये सब आपका मुक्त पृष्ठ नहीं कहलाएगा। ये जो पृष्ठ है जो वायु के संपर्क में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुक्त पृष्ठ बोलेंगे। हम लोग एक एक पार्ट को यहां पे समझने वाले हैं, क्लियर। तो आपको समझ आया होगा कि आपका जो द्रव का मुक्त पृष्ठ है वह कौन सा पृष्ठ होता है। तो द्रव का वह पृष्ठ जो डायरेक्ट वायु अथवा निर्वात के संपर्क में होता है उसे मुक्त पृष्ठ कहा जाता है। और ये जो मुक्त पृष्ठ है इसकी जो बिहेवियर है वह, मतलब इसका जो व्यवहार है वह तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह इसका व्यवहार होता है। और तनी हुई झिल्ली में क्या होता है कि पृष्ठ के समानांतर प्रत्येक दिशा में तनाव रहता है। मतलब जिस तरह आपका प्रत्यास्थ झिल्ली में आपका पृष्ठ के समानांतर प्रत्येक दिशा में तनाव रहता है, उसी तरह द्रव का जो मुक्त पृष्ठ है इसके भी समानांतर प्रत्येक दिशा में क्या रहता है बाबू, तनाव रहता है। अब इस तनाव के कारण इस तनाव के कारण जो होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब पृष्ठ पर एक तनाव रहता है जो पृष्ठ के समानांतर सभी दिशाओं में होता है, जिसके कारण जो द्रव का पृष्ठ है वह न्यूनतम क्षेत्रफल में रहना चाहता है, क्लियर। तो ये क्या है, द्रव के पृष्ठ की एक गुण है, प्रॉपर्टी है। और इस गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इस गुण को क्या बोला जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। मतलब पृष्ठ तनाव क्या है, तो द्रव का एक गुण होता है, द्रव के पृष्ठ का एक गुण होता है, ऐसे बोल सकते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं जरा एक्सपेरिमेंट के द्वारा। पहला एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट।
पहला एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए आपके पास कोई एक वृत्ताकार फ्रेम है, ये हो गई वृत्ताकार फ्रेम। अब इस वृत्ताकार फ्रेम को क्या कीजिए, साबुन के घोल में इसको डुबा दीजिए। मान लीजिए यही आपका जो जल है, इसको हम मान लेते हैं साबुन का घोल, साबुन का घोल मान लेते हैं, मतलब जल में क्या किया गया है, साबुन को घुला दिया गया है इसको। अब इसको क्या कीजिए, जो वृत्ताकार आपका फ्रेम है, इस साबुन के घोल में डुबा दीजिए। तो जैसे आप साबुन के घोल में डुबाएंगे तो यहां पर एक पतला झिल्ली बनेगा, साबुन के घोल का यहां पर एक पतला झिल्ली बनेगा। क्लियर। अब मान लीजिए इस झिल्ली पर एक आप पतला सा कोई धागा रख दीजिए ऐसे। क्लियर। तो आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये हमेशा इसी तरह रहेगा, मतलब इसका जो शेप है कुछ इस तरह का है, टेढ़ा मेढ़ा शेप है। अब क्या कीजिए, एक पतला पिन से इसके बीच में यहां से पोक लगाइए, मतलब इसको फोड़ दीजिए। तो क्या होगा, ये जो बीच वाला झिल्ली है वो फूट जाएगा और बाहर वाला झिल्ली वैसा ही रहेगा। तो जब आप ऐसा देखेंगे तो इसके बाद का जो शेप बनता है, इसके बाद का जो शेप बनता है कुछ ऐसे, ये जो धागा है वह ऐसे आपका वृत्ताकार बन जाता है इस तरह, और यहां पे ये झिल्ली रहेगा और ये अंदर से क्या हो गया है, जो साबुन का घोल है और इसके अंदर जो पतला झिल्ली बना था वो क्या हो गया है, टूट गया है। तो यहां पर झिल्ली खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाहर अभी भी है, और देखा गया कि जो धागा है वो बिल्कुल एक वृत्ताकार आकृति में चला गया। ऐसा क्यों हुआ, तो वह पृष्ठ तनाव के कारण हुआ। क्यों, क्योंकि जो पृष्ठ के अणु हैं, ध्यान से समझेंगे, जो पृष्ठ के अणु हैं धागे के सभी बिंदु को अपनी ओर खींच रहे होंगे। मतलब मान लो अभी ये आपका फिल्म फूटा हुआ नहीं है, तो अंदर वाले अणु इसको अपनी ओर खींच रहे होंगे, या बाहर वाला अपनी ओर खींच रहा होगा, फिर यहां का अणु अपनी ओर, फिर इधर के अणु अपनी ओर। मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर बाहर और अंदर एक ससंजक बल लग रहा होगा। ठीक है। अब देखिएगा यहां पर होगा क्या, यहां पर जब नेट फोर्स लगाएंगे इस धागे पर, जो नेट फोर्स होगा वह अभी 0 होगा। लेकिन जैसे आप पिन से यहां पर पोक किया, उसमें हुआ क्या कि अंदर वाला जो फोर्स है, ये अंदर वाला जो फोर्स है, इसको मिटा रहे हैं, अंदर वाला जो फोर्स है ये यहां से हट गया। जैसे ये अंदर वाला फोर्स हटा, सिर्फ कौन सा फोर्स लगने लगेगा, ये आपका लगने लगेगा कौन सा फोर्स, तो बाहर वाला फोर्स लगने लगेगा। मतलब ये जो बाहर फोर्स है कौन लगा रहा है, तो जो ये फिल्म के अणु हैं, मतलब जो आपका साबुन का घोल का जो यहाँ पे अणु है, इस धागे के अणु को क्या कर रहे होंगे, अपनी ओर खींच रहे होंगे बाहर की ओर। मतलब यहाँ पे आसंजक बल लग रहा होगा, इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, जो क्या है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है, रेडियस के अलोंग, त्रिज्या के अनुदिश ये बाहर की ओर लग रहा होगा, जिसके कारण यहां पर आपका जो आकृति बना वो वृत्ताकार आकृति बना। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि द्रव के जो पृष्ठ के अणु होते हैं वह एक तनाव का अनुभव करता है, और प्रत्येक अणु दूसरे अणु पे अपनी ओर एक आकर्षण वाली बल लगाती है कि नहीं। दूसरा एक्सपेरिमेंट को भी देख सकते हैं। मान लीजिए अब की बार क्या कीजिए, एक मान लीजिए यहां पर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट सेकेंड। यहां पर एक आपका आयताकार फ्रेम है, इसे मान लीजिए आयताकार फ्रेम यहां ले लिया, ए बी सी डी, और इस आयताकार फ्रेम पर एक पतला सा यहां पे तार लगा दीजिए। क्या है, पतला तार है, पतला तार है, और ये पतला तार का नाम दे दिया गया पीक्यू। अब ये जो पतला तार है वो आराम से इस आयताकार फ्रेम पर, कैसा आयताकार फ्रेम पर आसानी से फिसल सकता है। मतलब इसके अंदर जो घर्षण है वह 0 है।
है कि नहीं, मतलब पतला तार और ये जो आपका आयताकार फ्रेम है उसके बीच की घर्षण को हम लोग 0 ले लेते हैं, तो आसानी से ये फिसल सकता है। अब क्या किया गया, इस आयताकार फ्रेम को फिर से साबुन के घोल में डुबा दीजिए और उसको बाहर निकालिए। तो जैसे आप साबुन के घोल में डुबा के अगर बाहर निकालेंगे तो फिर यहां पर क्या होगा, एक साबुन के घोल का पतला सा झिल्ली बनेगा, जिसको हम लोग फिल्म बोलेंगे, ऐसे। क्लियर। अब आपका देखा इसमें क्या होता है, जैसे फिर से ये आपका आयताकार फ्रेम ए बी सी डी और ये हो जाएगा आपका पी क्यू, पतला तार। अब इस ये पतला तार जो है वह इस पर एक फोर्स लगने लगता है और ये जो पी क्यू है वो लेफ्ट साइड मूव करने लगता है। फिर यहां पे क्या पता चला कि जो आपके यहां पर फिल्म बना हुआ है वह इस तार को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण ये आपका इधर लेफ्ट साइड की ओर फिसल रहा है। तो यहां से भी पता चल रहा है कि जो आपके पृष्ठ के अणु हैं वह एक तनाव का अनुभव करता है, एक तनाव को एक्सपीरियंस करता है और वह चाहता है कि वह न्यूनतम एरिया को बना के रखे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे आणविक सिद्धांत के आधार पर भी। उससे पहले हम लोग ये पृष्ठ तनाव की जो मैथमेटिकल परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए, दो एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चला कि जो पृष्ठ पे अणु होते हैं वह एक तनाव को अनुभव करता है, जिसके कारण वह अपने एरिया को न्यूनतम रखना चाहता है। क्लियर। चलिए, इसको नोट करना है, नोट कीजिएगा। हो गया। आइए मिटा देते हैं। अब इसका हम लोग चलते हैं जरा मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझने। गणितीय परिभाषा, इसकी गणितीय परिभाषा क्या है ये समझते हैं। लिखेंगे गणितीय परिभाषा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, जहां भी मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर आया तो आप समझ जाएंगे वहां पे एक आपको फॉर्मूला मिलने वाला है। मैथमेटिकल डेफिनेशन का मतलब ही है कि आपको वहां पे एक फॉर्मूला मिलने वाला है। क्लियर। मान लीजिए यहां पर द्रव का कोई सतह है, ये द्रव का कोई सतह है, किसी भी द्रव का ये पृष्ठ हो सकता है। इस पृष्ठ पर हमने एक इमेजिनरी लाइन लिया, इस इमेजिनरी लाइन मतलब ए और बी एक इमेजिनरी लाइन लिया। तो यहां पर होगा क्या, जो इधर के अणु हैं मतलब राइट साइड के जो अणु हैं वह लेफ्ट साइड के अणु को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे, मान लीजिए एफ बल से। उसी तरह जो लेफ्ट के अणु हैं मतलब लेफ्ट साइड के जो अणु है वो राइट साइड के अणु को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे उतना ही बल से, एफ बल से, है कि नहीं। मतलब सभी जगह अणु एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे। मान लीजिए यहां पर जो ये आपका इमेजिनरी लाइन है जिसको हम काल्पनिक रेखा बोलते हैं, अगर इसकी लंबाई l है, इस काल्पनिक लाइन की लंबाई कितनी है, l है, तो यहां पर जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव इसको A से या फिर T से हम लोग लिख सकते हैं। तो जो पृष्ठ तनाव होता है वह बल प्रति एकांक लंबाई के बराबर होता है। मतलब इस काल्पनिक रेखा पर लगने वाले, इस काल्पनिक रेखा पर लगने वाले लंबवत बल प्रति एकांक लंबाई में जो होता है उसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। क्लियर। क्योंकि जो ये रेखा हम लोग इमेजिनरी लाइन खींचे हैं, ये काल्पनिक रेखा खींचे हैं, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ के अणु एक दूसरे को इसको अपनी ओर खींचना चाह रहे होंगे। तो प्रति एकांक लंबाई पर मतलब इस
काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर जो बल लगता है, और ये बल कैसा, तो लंबवत बल, ये जो बल होने चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इस लाइन के लंबवत होने चाहिए। तो इस काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई में जो लंबवत बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव अगर इसको एस बोले तो एस इज इक्वल टू लंबवत बल बटा लंबाई। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा पर, खींची गई काल्पनिक रेखा पर प्रति एकांक लंबाई में लगने वाले लंबवत बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव कहा जाता है। और इसका डेफिनेशन क्या हो गया, सॉरी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू लंबवत बल बटा लंबाई। अब आइए इसकी जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देख लिया जाए। तो पहला इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृष्ठ तनाव एक अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं। कैसी राशि है बाबू, अदिश राशि है। तो यहां पर लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव अदिश राशि होता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। इसका हम लोग यूनिट भी निकाल सकते हैं। बल है तो यूनिट न्यूटन हो जाएगा और लंबाई है तो मीटर हो जाएगा। यानी कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। तीसरा पॉइंट, अब इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम लोग। डायमेंशन कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसका डायमेंशन निकालेंगे तो एम एल टी माइनस 2 फोर्स का, और लेंथ का एल हो गया, ये लेंथ ऊपर जाएगा तो यहां भी प्लस एल, और ये जाएगा ऊपर तो माइनस एल, तो ये हो जाएगा एम एल की पावर 0 टी माइनस 2, है कि नहीं, ये आ जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं पृष्ठ तनाव का एसआई, सॉरी विमीय सूत्र एम एल की पावर 0 टी माइनस 2 होता है। क्लियर। इसके बाद चौथा पॉइंट यहां पे समझिएगा, जो पृष्ठ तनाव होता है वह द्रव के प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि पृष्ठ के क्षेत्रफल और लंबाई पर। इसको ध्यान से समझेंगे। मतलब ऐसा नहीं है यहां पर लेंथ है तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, नहीं, इस पे डिपेंड करता है तो द्रव के प्रकृति पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो इस लाइन को यहां पे लिखते हैं, पृष्ठ तनाव का मान द्रव के प्रकृति पर निर्भर करता है, फुल स्टॉप। पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। इसको समझना है, जो पृष्ठ तनाव का मान है वह द्रव के प्रकृति पर निर्भर करेगा। जैसे आपका जो जल है तो जल का पृष्ठ तनाव और आपका केरोसिन का पृष्ठ तनाव दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि जल एक अलग पदार्थ है और आपका केरोसिन एक अलग पदार्थ है। तो जल का पृष्ठ तनाव अलग होगा और
आपका केरोसिन का पृष्ठ तनाव अलग होगा। इसके साथ साथ जो पृष्ठ तनाव का मान होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। मतलब जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे पृष्ठ तनाव का मान घटता है, पृष्ठ तनाव का मान घटता है। तो इस लाइन को आप यहां पे लिख सकते हैं, कितना नंबर पॉइंट करके देखिएगा, 5 पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं, पांचवा, यानी पृष्ठ तनाव का मान ताप बढ़ने पर घटता है। पृष्ठ तनाव का मान ताप बढ़ने पर घटता है। इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या हुआ, लंबवत बल बटा लंबाई, और उसके लिए यहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया। क्लियर। आइए पृष्ठ तनाव के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा आणविक सिद्धांत के आधार पर, मतलब मोलेकुलर थ्योरी के आधार पर हम लोग पृष्ठ तनाव को समझने की प्रयास करते हैं। इसको नोट कर लेंगे बाबू, नोट कीजिएगा। हो गया। आइए यहां पर लिखते हैं हम लोग, आणविक सिद्धांत के आधार पर, आणविक सिद्धांत के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या, आणविक सिद्धांत के आधार पर पृष्ठ तनाव की आधार व्याख्या, मतलब मोलिक्यूलर थ्योरी पर बेस्ड हम लोग सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक द्रव पदार्थ है, ऐसे ये द्रव है और इसका ये मुक्त पृष्ठ है, मुक्त पृष्ठ है, मतलब मुक्त पृष्ठ है, इसका मतलब है कि ऊपर या तो एयर होगा और नहीं तो वैक्यूम होगा, वायु होगा नहीं तो वैक्यूम होगा। तो मान लीजिए इधर क्या है, आपका वायु है। हम दो मोलेक्यूल के बारे में यहां पे सोचने वाले हैं, दो मोलेक्यूल के बारे में। एक ऐसा अणु, एक ऐसा मोलेक्यूल जो मुक्त पृष्ठ का अणु है और दूसरा द्रव के अंदर की अणु है। मतलब ये आपका द्रव है, द्रव है, और दो हम लोग यहां पे अणु लिया, एक यहां पर मुक्त पृष्ठ की अणु और दूसरा हम यहां पे ले रहे हैं द्रव की अणु। ऐसे देखिएगा, मान लो ए जो है इसको ए नाम दे दिया और यहां पर बी नाम दे दिया। अब इस दोनों अणु को केंद्र मानकर, दोनों अणु को केंद्र मानकर यहां पर एक हम लोग गोला बनाएंगे जिसको आणविक सक्रियता का गोला कहते हैं, जिसको हमने लेक्चर नंबर 16 में एक्सप्लेन किया है। यानी कि ससंजक बल और असंजक बल जहां पे कराए थे, वहां पे आपका आणविक सक्रियता के गोला के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। तो यहां पर मान लीजिए दोनों को केंद्र मानकर, दोनों अणु को केंद्र मानकर एक आप आणविक सक्रियता का गोला बनाइए ऐसे। अब आणविक सक्रियता का गोला का त्रिज्या क्या होता है, मोलेकुलर दूरी के बराबर होता है। मतलब आर का जो मान होगा यहां पर, यानी कि दोनों गोला का जो त्रिज्या होगा वह 10 की पावर -9 मीटर के ऑर्डर का होगा, या तो इससे छोटा होगा। तो मान लीजिए दोनों की जो त्रिज्या हो 10 की पावर -9 मीटर का है। ये दोनों आणविक सक्रियता का गोला है। अब इनके अंदर जो भी अणु है, मतलब इस गोला के अंदर जो भी अणु है, वह केंद्र वाले अणु को अपनी ओर खींच रहे होंगे, अपनी ओर खींच रहे होंगे। ऐसे देखिएगा, ऐसे खींच रहे होंगे। जो बाहर के अणु है, मतलब इस गोला के बाहर के जो अणु है,
उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कि इस गोला के अंदर जितने भी अणु हैं और केंद्र वाले अणु को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे, किस बल के द्वारा? तो ससंजक बल के द्वारा, और सभी दिशाओं में समान बल लग रहा है। इसका मतलब है कि बी पर, यानी कि एफ बी पर जो ससंजक बल है, यहां पे ऐसे लिखेंगे, अणु बी पर, ऐसे लिखते हैं, अणु बी पर जो कुल बल का मान है, कुल बल का जो मान है, कुल बल का मान, या अणु बी पर लगने वाले कुल बल का मान, ऐसे लिखते हैं, लगने वाले सभी बलों का परिणाम, ऐसे लिखते हैं, अणु बी पर लगने वाले सभी ससंजक बलों का परिमाण या परिणाम लिखेंगे, परिणाम शून्य होता है, ऐसा क्यों? देखना, यहां पर लिखा अणु बी पर लगने वाले सभी ससंजक बलों का परिणाम शून्य होता है, क्योंकि इस जो केंद्र पर अणु है उसको सभी दिशाओं में समान ससंजक बल से सभी अणु आकर्षित कर रहे होंगे। तो सभी दिशाओं में समान बल से आकर्षित कर रहे हो, इसीलिए इस पर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब बी पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0। आइए अब ए के बारे में सोचते हैं। तो ए पर, यानी कि नीचे की ओर जल के अणु अपनी ओर आकर्षित कर रहे होंगे, और बी पर, मतलब यहां पर ए वाले अणु पर नीचे की ओर ससंजक बल लग रहा होगा, क्योंकि ये भी जल के अणु है और ये सब भी जल के अणु, तो ससंजक बल लग रहा हो। लेकिन इसको ऊपर वायु के कण है तो इसको असंजक बल से खींच रहे होंगे। अब यहां पे देखिएगा, जल और वायु का असंजक बल जो होता है, जल और जल के ससंजक बल से कम होता है। इसका मतलब है कि जो ए का अणु है उस पर नेट बल नीचे की ओर लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये बल ज्यादा है, ससंजक बल ज्यादा है। तो यहां पर लिखते हैं, ये हो गया आपका इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को यहां से लिखते हैं, अणु ए पर सभी बलों का परिणामी बल नीचे की ओर होता है। मतलब अणु ए पर सभी बलों का परिणामी बल नीचे की ओर होता, मतलब एफ नेट जो होगा इस पे डाउनवर्ड होगा, ऐसे। ठीक है, अब एफ नेट जो ए पर लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है। इसका मतलब है जो अणु ए है वह सतह को छोड़कर नीचे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई पकड़ के नीचे की ओर खींचेगा तो ये अणु क्या हो जाएगा? नीचे की ओर गिर जाएगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि नीचे की ओर आपका ससंजक बल लग रहा है, ऊपर असंजक बल लग रहा है, और ससंजक बल जो असंजक बल से यहां पर ज्यादा है, तो नीचे की ओर नेट बल लग रहा है। तो नेट बल लगेगा तो अणु ए क्या हो जाएगा? नीचे, पृष्ठ को छोड़कर नीचे की ओर गिर जाता है। यहां पर लिखेंगे, अतः अणु ए पृष्ठ को छोड़कर नीचे की ओर गिर जाता है। अब वहां पे जैसे अणु ए नीचे की ओर गिरेगा, यहां पर एक रिक्त स्थान बन जाएगा। ठीक है, अब उस रिक्त स्थान पर जो द्रव के अणु हैं, यानी कि बी जैसे अनेकों द्रव के अणु हैं, अब ये द्रव के अणु हैं वह ए पर जाना चाहेगा, क्योंकि ए पर एक रिक्त स्थान बना है। मतलब ये जो आपका अणु है वो नीचे गिरा है, उसके स्थान पर एक रिक्त स्थान, ये आपका जिस पृष्ठ से नीचे की ओर गिरा है वहां पर एक रिक्त स्थान बना है।
अब ये जो आपके द्रव के अणु है वहां पर ससंजक बल के विरोध कार्य करके ए पर पहुंचना चाहेगा, है कि नहीं? तो यहां पर आप इसको भी लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे अणु ए के स्थान पर एक रिक्त स्थान बनता है जिसको पूर्ति करने के लिए द्रव के अणु मतलब बी के जैसा, अणु बी के जैसा ब्रैकेट क्लोज, मतलब द्रव के अणु कौन है? बी जैसा बहुत सारे अणु हैं, तो द्रव के अणु बी के जैसा रिक्त स्थान को, फिर से एक बार देखिएगा, अणु ए के स्थान पर एक रिक्त स्थान बनता है जिसको पूर्ति करने के लिए द्रव के अणु ससंजक बल के विरोध कार्य करके पहुंचता है। अब लीजिए, मतलब जो द्रव के अणु है वह पृष्ठ पर पहुंचने के लिए ससंजक बल के विरोध कार्य करता है। अब ये कार्य कहां जाएगा? तो जो पृष्ठ पे जैसे द्रव के अणु पहुंचेगा उसके स्थायितिज ऊर्जा में चला जाएगा। मतलब ये जो आपका ससंजक बल के विरुद्ध द्रव के अणु कार्य किया, ये कार्य गया कहां? तो उसके ऊर्जा में जाके, उसमें ऊर्जा के रूप में जाके संचित हो गया। मतलब जैसे द्रव के अणु पृष्ठ पर पहुंचता है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। ये एनर्जी आती कहां से है? तो ससंजक बल के विरोध जो कार्य होता है वही कार्य ऊर्जा में जाके संचित हो जाती है। तो यहां से एक और हम लोग को पॉइंट मिला, कौन सा पॉइंट? कि जो पृष्ठ के अणु होते हैं उनके पास अत्यधिक ऊर्जा होती है, मतलब अधिक ऊर्जा होती है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पृष्ठ के अणु के पास ऊर्जा होती है। अब पृष्ठ के अणु के पास ऊर्जा होती है, इसका मतलब जितना ज्यादा ऊर्जा होगा उतना ही इसकी स्थिरता कम होगी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूलर में अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों क्या होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। मतलब ऊर्जा और स्थिरता क्या होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जिस इंसान के पास ज्यादा ऊर्जा होती है उसकी स्थिरता कम होगी, वो कहीं किसी से लड़ जाएगा, है कि नहीं? बूढ़ा लोग की एनर्जी क्या है? कम है, तो उसकी स्थिरता क्या है? बूढ़े लोग में एनर्जी कम है तो स्थिरता उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि वो किसी से लड़ ही नहीं सकता है कि नहीं? तो यहां पर आप देखिएगा, इसको हम यहां से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इस पॉइंट को। मतलब यहां पर अगर हम लोग अगला स्टार पॉइंट देखें तो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्थिरता। मतलब एनर्जी जो होता है वह स्टेबिलिटी के रेसिप्रोकल होता है। तो जो पृष्ठ के अणु है उसके पास ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसकी स्थिरता कम होगी। अब कोई इंसान ये नहीं चाहता है, कोई भी अणु ये नहीं चाहता है कि वह अस्थिर रहे, मतलब वो अनस्टेबल रहे। सब कोई चाहता है अपने लाइफ में स्टेबल हो। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा को रिलीज करना पड़ेगा। अब ऊर्जा रिलीज कैसे होगा? तो जो इसके अणु है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम रखना चाहेगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम रहेगा पृष्ठ पर अणुओं की संख्या उतना ही कम रहेगी,
और जितना अणु की संख्या कम रहेगी उतना ही ऊर्जा कम रहेगा, और जितना कम ऊर्जा रहेगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। क्लियर हुआ? चलिए यहां पर लिखेंगे पृष्ठ की अणु अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए क्षेत्रफल को कम रखना चाहती है। ठीक है, ऊर्जा को कम रखने के लिए क्षेत्रफल को क्या करना चाहती है? कम करना चाहती है। क्षेत्रफल कम होगा तो उस पे जो अणु की संख्याएं होगी वो कम होगी, और जितने कम अणु होंगे उतना ही पृष्ठ की जो ऊर्जा है उतना ही कम होगा, और पृष्ठ के अणु जो है उतना ही स्टेबल होगा। अब समझ में आया जो आपके पृष्ठ के अणु हैं वह क्यों आपका पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम रखना चाहता है। अभी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि नहीं, यानी कि जो भी द्रव के मुक्त पृष्ठ के अणु हैं उसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है, वो चाहती है कि पृष्ठ की क्षेत्रफल कम रहे। जितना कम क्षेत्रफल रहेगा उतना ही पृष्ठ की ऊर्जा कम रहेगी, क्योंकि उस पे जो आपके अणु की संख्या उतना कम हो जाएगी, और पृष्ठ की ऊर्जा जितना कम रहेगी उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया? यानी कि जो भी आपके द्रव के पृष्ठ के अणु होती हैं वो क्षेत्रफल को मिनिमाइज करना चाहता है, कम रखना चाहता है। क्यों कम रखना चाहता है? वो चाहता है कि हम स्टेबल रहें। क्लियर? तो ये आपको लग रहा है वो आप नोट कर लीजिएगा। ये है पृष्ठ तनाव का व्याख्या किसके आधार पर? तो आणविक सिद्धांत के आधार पर। हो गया? चलिए मिटा देते हैं। आपको जो इसमें लग रहा है वो मिटा समझ लीजिए। बस ये समझने की चीज है, किसी एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा कि भाई आणविक सिद्धांत के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या करें, ऐसा किसी एग्जाम में नहीं आएगा। बस समझने की बात है। क्लियर? कि भाई क्यों जो पृष्ठ के अणु है वह क्षेत्रफल को मिनिमाइज करना चाहता है, इसको हमने एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जो जल की बूंद है या फिर द्रव की जो बूंद होती है वो कैसी बूंद? छोटी बूंद, वह गोलाकार होता है, इसका रीजन बताएं। ठीक है, नहीं आइए यहां पर लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऐसे बड़ी फेमस है कि द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होता है क्यों? ऐसे। अब भाई इसका रीजन क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। मतलब इसका आंसर देखा जाए तो आंसर में क्या होगा? पृष्ठ तनाव के कारण। अब क्यों पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार ही होता है? बेलनाकार क्यों नहीं होता है? त्रिभुजाकार क्यों नहीं होता है? वर्गाकार क्यों नहीं होता है? इसको समझिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई दिया हुआ आयतन है। मान लीजिए किसी द्रव का यहां पर गिवन वॉल्यूम है, ये दिया हुआ आयतन है, मतलब भी ये आयतन फिक्स है, और हम आपको बोलते हैं इस दिए हुए आयतन से आप क्या बनाइए? कुछ आकृतियां बनाइए। तो मान लीजिए आपने पहला आकृति बनाया, वह त्रिभुजाकार बनाया। दूसरा आकृति आपने बनाया, मान लीजिए बेलनाकार बना लिया। तीसरा आकृति आपने बनाया, मान लीजिए वर्गाकार बना लिया। ऐसे चौथा आकृति बनाया, मान लीजिए वो गोलाकार बना लिया, और भी सारी आकृति आपने बनाया। सबका आयतन कितना है? सबका आयतन v के बराबर है। इसका भी आयतन v, इसका भी आयतन v, इसका भी आयतन v। तो एक दिए गए आयतन में अगर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है तो उन सभी आकृति में जो गोलाकार होता है उसकी क्षेत्रफल सबसे कम होती है। जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल A1 है, बेलन वाला का A2 है, वर्ग का A3 है, और यहां पर जो गोला बन रहा है सपोज A4 है।
तो यहां पर जो A4 होगा वो गिवन आयतन में जो आपका गोला का क्षेत्रफल बनेगा वह आपका न्यूनतम होगा। न्यूनतम A4 क्या होगा? न्यूनतम होगा। मतलब आप यहाँ पे त्रिभुज का आयतन निकालिए या फिर बेलन या फिर एक वर्ग का, लेकिन सबका आयतन क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आयतन बदल के, नहीं, आयतन फिक्स होना चाहिए। तो सभी में जो गोला का आयतन जो गोला का क्षेत्रफल होता है वह सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए जो आपके बूंद है, जो छोटी बूंद है, उसमें अगर छोटी बूंद से इस तरह का आयतन, छोटी बूंद का कुछ ना कुछ आयतन होगा, तो सभी का आपका आयतन मान लो फिक्स हो जाए, तो उसमें किसका कैसा आकृति का सबसे कम क्षेत्रफल होगा? तो गोलाकार आकृति का सबसे कम क्षेत्रफल होगा। इसीलिए सबसे कम क्षेत्रफल गोला का होता है, इसीलिए जो आपकी छोटी बूंद है वो क्या होता है? गोलाकार होता है, क्योंकि उसी में सबसे कम क्षेत्रफल बनने वाला है। हमने बड़ी बूंद की बात नहीं की। बड़ी बूंद के साथ क्या होता है बाबू? देखिएगा, अगर बड़ी बूंद है तो इसमें एक आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण ये चिपटा हो जाता है। छोटी बूंद है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही अल्प लग रहा होगा, बहुत ही कम, मतलब उसका असर इस पे नहीं पड़ रहा है, छोटी है, मास बहुत कम है कि नहीं? तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? बहुत कम लग रहा होगा, सिर्फ इसमें पृष्ठ तनाव वाला बल लग रहा होगा। इसमें क्या है? पृष्ठ तनाव वाला तो लग ही रहा होगा, लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण बल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बड़ी बूंद है इसीलिए क्या हो जाता है? पीछे नीचे की ओर ये थोड़ा सा चिपटा बन जाता है बड़ी बूंद के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहां से मिलता है आपको, पृष्ठ तनाव के कारण, है कि नहीं? आइए कुछ नोट है उसको हम लोग समझते हैं और फिर चलते हैं पृष्ठीय ऊर्जा क्या होता है। अभी हम लोग आणविक सिद्धांत के आधार पे देखा कि द्रव की जो मुक्त पृष्ठ होते हैं उसके जो अणु होते हैं, उन अणुओं में एक एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, एक ऊर्जा पाई जाती है, उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय ऊर्जा। तो पृष्ठीय ऊर्जा कितनी होगी वो भी हम लोग निकालेंगे, पहले एक नोट देखने के बाद। इसको नोट कीजिएगा, तब तक हम थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं। नोट कीजिए। हो गया? आइए हम लोग नोट देखते हैं, यहां पर मिटा देते हैं। नोट क्या है? नोट, मान लीजिए आपके पास एक बूंद है, किसी द्रव का एक बूंद है, ये मान लीजिए बूंद है, तो बूंद में सिर्फ एक ही मुक्त पृष्ठ होता है। कौन सा? तो बाहर वाला, बाहर वाला एक ही मुक्त पृष्ठ होता है। ठीक है, अंदर वाला जो है वो मुक्त पृष्ठ नहीं है। मतलब द्रव का मुक्त पृष्ठ कौन होता है? जो वायु या फिर निर्वात के संपर्क में हो। तो ये अंदर वाला तो आपका द्रव के साथ ही क्या है? संपर्क में है, लेकिन बाहर वाला जो पृष्ठ है वो वायु के संपर्क में है। तो ये बूंद है, तो याद रखना है बूंद यानी ड्रॉप में एक पृष्ठ होता है, मतलब एक मुक्त पृष्ठ होता है। मान लीजिए अगर आपका जल के अंदर कोई वायु का बुलबुला है, या फिर किसी भी द्रव के अंदर जो वायु का बुलबुला है, ठीक है, तो इसमें भी आपका एक ही, ये अंदर का जो पृष्ठ है वही सिर्फ आपका मुक्त पृष्ठ होता है। ये आपका एक ही मुक्त पृष्ठ है इसमें। तो ये क्या है? द्रव के अंदर वायु का बुलबुला, द्रव के अंदर वायु के बुलबुला में भी एक ही मुक्त पृष्ठ होता है। क्लियर? तीसरा होता है
कि वायु में जल का बुलबुला, ये मान लीजिए वायु में है और वायु में जल का बुलबुला ऐसे है। इसका एग्जांपल है जैसे साबुन के जो घोल का बुलबुला होता है वो आपका क्या है, तो वायु में द्रव का बुलबुला इसको ले सकते हैं। ये वायु में द्रव का बुलबुला। अब देखिएगा इसमें दो पृष्ठ होता है, एक अंदर वाला पृष्ठ और एक बाहर वाला पृष्ठ। तो ये एक पृष्ठ हुआ और यहां पे अंदर एक पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ। तो वायु में द्रव के बुलबुले के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। द्रव के अंदर वायु का बुलबुला में एक मुक्त पृष्ठ होता है और बूंद में भी एक मुक्त पृष्ठ होता है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। बूंद में एक मुक्त पृष्ठ, उसके बाद द्रव के अंदर वायु का बुलबुला में एक मुक्त पृष्ठ, और तीसरा वायु में द्रव का बुलबुला में कितना मुक्त पृष्ठ, दो मुक्त पृष्ठ। इसको याद रखना है, इस नोट को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं पृष्ठीय ऊर्जा निकालने कि किसी द्रव के पृष्ठ की जो ऊर्जा होती है वह कितनी होती है, इसको कैसे निकाला जाए। आइए यहां पे समझते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए यहां पे लिखेंगे पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी। अगर इसको हम लोग ईएस से लिखते हैं, ईएस, सरफेस एनर्जी, ईएस। अब हम लोग देखे हैं आणविक सिद्धांत के आधार पर जो पृष्ठ तनाव की एक्सप्लेनेशन हम लोग देखा है, उसमें यही पाया है कि किसी भी द्रव के पृष्ठ पर जो भी अणु होते हैं उसकी ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा को इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा हमने एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया है कि मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, और ये आपका रेक्टेंगुलर फ्रेम ए बी सी डी, और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के बीच में हम लोग एक पतला तार रखे हुए हैं PQ, और क्या किया गया, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को जो साबुन के घोल है उसमें डुबा दिया गया। तो जैसे डुबा के आप बाहर निकालेंगे तो यहां पर एक पतला सा फिल्म बनेगा, फिल्म का मतलब पतला सा परत बनेगा, पतला सा परत बनेगा। और ये परत किसका है, तो साबुन के घोल वाला परत, घोल का परत है, ठीक है। मान लीजिए जो इसकी लंबाई दिया हुआ है, तार की जो लंबाई है वो क्या है, L है। तार की लंबाई कितनी है, L है। तो जैसे निकालेंगे ये क्या होगा, ये जो PQ है वो इधर लेफ्ट साइड फिसलना चाहेगा। मान लीजिए ये इसमें आपका जो ये तार है वो इस आयताकार फ्रेम पर आराम से फिसल सकता है, मतलब इसमें घर्षण क्या है, शून्य है, घर्षण है ही नहीं। अब हमने क्या किया, ये इधर जो बल लग रहा है इसके एगेंस्ट हम लोग एक फोर्स लगाया F, और इधर कौन सी बल लग रही है, तो पृष्ठ तनाव वाला बल है कि नहीं, इधर आपका सरफेस टेंशन वाला बल लग रहा है। मान लीजिए सरफेस टेंशन S इधर लग रहा है, और एक हमने बल लगाया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, और इस तार को यहां पर खींच के ला दिया। एक बल लगाया और इस तार को हमने खींच रखा यहां तक, यहां तक। कितना से खींच दिया, तो मान लीजिए हमने इसको डेल्टा x से खींच दिया।
इस पर बल लगाया F और डेल्टा X से खींच दिया, और F क्या है, तो एक्सटर्नल फोर्स है। अब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के तार को बाहर की ओर खींच रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क जाता कहां है, यही वर्क पृष्ठ ऊर्जा में संचित हो जाता है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क निकालेंगे और यही वर्क क्या हो जाएगा, पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं, कितना आएगा, तो वर्क यानी कि पृष्ठीय ऊर्जा इज इक्वल टू, पृष्ठीय ऊर्जा या पृष्ठ ऊर्जा, ऐसे पृष्ठ ऊर्जा लिखते हैं, पृष्ठ ऊर्जा ब्रैकेट में ES इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा X, मतलब बल गुना विस्थापन, क्योंकि बल जिस दिशा में है विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। पतला जो तार है ये क्या है बाबू, PQ क्या है, पतला तार है, पतला तार है। तो पतला तार का जो विस्थापन है वो बल की ही दिशा में हो रहा है, तो cos 0 होगा, cos 0 1 हो जाएगा, मतलब बल गुना यहाँ पर सिंपल विस्थापन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो बल है वो कितने के बराबर है, अगर इसको पृष्ठ तनाव के टर्म में लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। अब देखिएगा यहां पर किसका है, साबुन का घोल का परत है, तो साबुन के घोल में कितने परत होंगे, 2 परत है कि नहीं, साबुन के घोल के 2 परत होते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि किसी भी मतलब वायु में जो जल का बुलबुला बनता है, वायु में जो जल का बुलबुला बनता है उसमें 2 पृष्ठ होते हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह का यहां पर कंसेप्ट लगेगा। ये आपका साबुन का बुलबुला है और ये पूरा एक्सपेरिमेंट वायु में हो रहा है कि नहीं। तो इसमें 2 परत होंगे, तो एक लंबाई इधर होगा और एक पीछे होगा, एक एल यहां पर और एक एल इसके पीछे जो हमें दिख नहीं रहा है, तो यहां पर 2 हो जाएगा। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर हो जाएगा S इंटू 12, यहां से क्या हो जाएगा बाबू, S इंटू 12। तो पृष्ठ ऊर्जा बराबर, अब यहां से लिखेंगे ES इज इक्वल टू F की जगह पे S इंटू 12 इंटू डेल्टा X, ठीक है, S इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा X हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 इंटू डेल्टा X किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर, मतलब ये जहां से खिसका है और मान लीजिए P का पोजीशन P डैश हो गया और क्या आपका Q का पोजीशन Q डैश हो गया, तो P डैश पे चला गया और Q डैश पे चला गया, तो कितना एरिया एक्वायर किया, कितना हो जाएगा, 12 इंटू A के बराबर, सॉरी 12 इंटू डेल्टा X के बराबर। तो यहां से पृष्ठीय ऊर्जा हो जाएगा S इंटू डेल्टा A, क्लियर। अब यहां से देखिएगा आपका एक अलग पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला निकलने वाला है, पृष्ठ तनाव का एक अलग फॉर्मूला निकलने वाला है, यानी कि पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू क्या आ रहा है, E बटा A, डेल्टा या फिर A लिख सकते हैं, मतलब पृष्ठ तनाव का एक अलग यहां से फॉर्मूला मिला हम लोग का। पृष्ठीय ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल को, पृष्ठीय ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ये आपका पृष्ठीय ऊर्जा है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला मिला, पृष्ठ ऊर्जा या प्रति एकांक आयतन में पृष्ठ ऊर्जा को ऐसे लिखते हैं, प्रति एकांक आयतन में पृष्ठ ऊर्जा को पृष्ठ तनाव कहा जाता है, तनाव कहा जाता है। अब यहां से अगर पृष्ठ तनाव का हम लोग यूनिट निकाले, ऐसा यूनिट, तो क्या आ जाएगा, जूल बटा मीटर स्क्वायर, यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट निकालते हैं तो जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। तो दोनों ऐसा यूनिट सही है, न्यूटन पर मीटर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों ऐसा यूनिट आपका इसका होता है, तो आपका पृष्ठ तनाव का, मतलब पृष्ठ तनाव के
दो यूनिट यहां मिले, पहला यूनिट न्यूटन पर मीटर और दूसरा जूल पर मीटर स्क्वायर, दोनों यूनिट सही है। और जो आपका पृष्ठ ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वह पृष्ठ तनाव गुना एरिया के बराबर होता है, और पृष्ठ तनाव बराबर क्या हो जाएगा, एस बटा ए। क्लियर। चलिए अब एक हम लोग नोट लिखते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा है बूंद, द्रव में वायु का बुलबुला या फिर वायु में द्रव का बुलबुला, तो इनके लिए जो पृष्ठीय ऊर्जा होता है वह कितना होता है, तीनों के लिए निकालते हैं। क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बाबू, हो गया। आइए अब यहां पर नोट लिखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं नोट। मान लीजिए जल की बूंद है, हम लोग जो द्रव लिया वो क्या लिया, जल लिया। ठीक है, ये जल की बूंद है, जल की बूंद है एक नंबर में। दूसरा नंबर में जल के अंदर वायु का बुलबुला है, यहां पर क्या है, जल के अंदर वायु का बुलबुला, जल के अंदर वायु का बुलबुला। और तीसरा ले रहे हैं कि वायु में जल का बुलबुला, और ये हो गया आपका दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर है ऐसे, वायु में जल का बुलबुला, वायु में जल का बुलबुला। ये हम लोग तीन केस लिए। अभी हम लोग बताएं इसमें एक पृष्ठ होता है, इसमें भी एक पृष्ठ होता है और इसमें दो पृष्ठ होता है। फिर से यहां पर लिख देते हैं, इसमें पृष्ठ एक होगा, इसमें भी आपका पृष्ठ एक ही होगा, लेकिन इसमें दो पृष्ठ होता है, एक यहां पर और दूसरा यहां पर, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ। मान लीजिए सबका जो आपका रेडियस है वह आर के बराबर ही है। सबका रेडियस कितना है, तो यहां पे मान लिया सबका रेडियस आर के बराबर है, ऐसे सबका रेडियस आर है। तो यहां पर जो आपका सरफेस एनर्जी होगा एस, सरफेस एनर्जी कितना आता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, तो सबका एरिया सेम होगा। यहां पर देखिएगा इसमें एक पृष्ठ है, इसीलिए यहां पर सरफेस एरिया जो हो जाएगा एस इंटू आपका ये गोला है, तो गोला का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें की सरफेस एनर्जी हो जाएगी एस गुना 4 पाई आर स्क्वायर। और एस किसका, मतलब सरफेस टेंशन किसका, तो सरफेस टेंशन आपका वाटर का होगा, है कि नहीं। उसी तरह इसमें जब हम निकालेंगे तो ये भी आपका वाटर के अंदर वायु का बुलबुला है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन गुना एरिया, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है कि नहीं। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका दो पृष्ठ है तो दो एरिया बनेगा, दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा इसकी जो सरफेस आपका एनर्जी है, मतलब पृष्ठ ऊर्जा है, वह हो जाएगा एस गुना कितना, तो 4 दूना 8, क्योंकि 2 है 8 पाई आर स्क्वायर, एस गुना 8 पाई आर स्क्वायर, एस गुना 4 पाई आर स्क्वायर, फिर एस, ये एस वाटर की जगह पे हम लोग एस सबको, जो आपका एस है वो किसका है, मतलब ये जो एस है वह आपका जल का पृष्ठ तनाव है। सब में सभी आपका जैसे जल का बूंद है, इसीलिए सबका पृष्ठ तनाव क्या होगा, सेम होगा, सबका पृष्ठ तनाव सेम हो गया। यहां पर जो एरिया बनेगा उसमें एक ही सरफेस है आपका, एक ही आपका पृष्ठ है,
मुक्त पृष्ठ, तो 4πr², इसमें भी एक ही मुक्त पृष्ठ होता है, लेकिन इसमें 2 मुक्त पृष्ठ होता है। तो ऐसे आप सबका पृष्ठीय ऊर्जा निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए, थोड़ा सा आज वीडियो लंबा तो हो गया, आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को वेरी वेरी थैंक यू।